हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने लोग एलसीएम एचसीएफ को लगातार पढ़ रहे हैं, तो पिछले सेशन में मैंने आपके लिए एचसीएफ पढ़ाना शुरू किया है और एचसीएफ के जो मेथड थे, 3 मेथड, वो मैंने आपके लिए डिस्कस किए थे। तो उम्मीद करता हूं आपने वो मेथड को समझ लिए होंगे। और उनमें भी मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड मेथड था अपना डिफरेंस मेथड, हमें हमेशा जब भी हमें एचसीएफ निकालना होगा, 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, कितने भी नंबर हो, तो हमेशा हम डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो आज भी हम वहीं से शुरू करेंगे जैसा हमने पिछले सेशन को रोका था। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है कि 48, 90 और 120 हमसे कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। तो हमारे आंसर हैं 5, 7, 6 और 8। तो आपको पिछले सेशन में मैंने 3 मेथड बताए थे और उनमें मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि आपको डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए। अभी तो हम लोगों ने एचसीएफ को शुरू किया है, तो अभी आप देखने वाले हो कि इसमें कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो पेशेंस के साथ पूरा लेक्चर आपको देखना है अच्छे से, उसके बाद अपना कंक्लूजन निकालना है कि हाँ हमारे लिए कितना समझ में आया। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, हमने डिफरेंस मेथड बताया, तो डिफरेंस करिए इनका। यहाँ से यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 4। ठीक है, और यहाँ पे अंतर करोगे तो बचेगा 30। तो कल अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिफरेंस मेथड लगाएंगे तो उसमें जो छोटा वाला फैक्टर होगा, जो छोटा फैक्टर होगा, हमारा आंसर उसी में होगा। तो यहाँ पे छोटा फैक्टर कौन सा है? 30। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर छुपा है वो 30 या 30 का फैक्टर होगा। तो 30 से तो ये नहीं कटेगा, इसका मतलब 30 का कोई फैक्टर होगा। तो इसे लिखेंगे 5 छक्का 30। तो 5 से तो ये संख्या नहीं कट रही, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होगा, ये फैक्टर हमारा आंसर होगा, और जो कि ऑप्शन में आपके लिए दिख रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 6। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन इस मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 216, 288 और 720 का हमें एचसीएफ निकालना है। और इसके ऑप्शन जो दिए हैं वो दिए हैं 12, 24, 84 और 72। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डिफरेंस मेथड लगाना है, हमें इनका डिफरेंस लेना है। तो 8 में से 6 गया, 2 बचा, और 8 में से 1 गया तो ये 7 बचा। इनका डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो हमें वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो आंसर होगा वो इसी के अंदर छुपा होगा। अब इसी के अंदर छुपा होगा तो हमें ये देखना, देखो कहीं भी 72 है तो 72 से क्या ये संख्या कट रही है? ये कट रही है। क्या ये कट रही है? यहाँ से ये नहीं कट रही, तो यहाँ से नहीं कट रही, तो इसका मतलब ये संख्या है, इसके अंदर कोई नंबर आपका एचसीएफ, तो ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब आंसर या तो ये होगा या ये होगा, या तो ये होगा या आंसर ये होगा। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये 12 गुणा 6, 12 छंग 72, तो ये भी कट रहा है। और ये देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 यहाँ से आ गया, 12 चौक 48, ये कट रहा है। देखो 12 एकम 12, 12 एकम 4 से कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब यही हमारा क्या है? आंसर है 12। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 12। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 12। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि 24 से ये नहीं कट रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? 12। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 12 आ गया और इस क्वेश्चन का आंसर 6 आ गया। हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया? डिफरेंस मेथड। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 77, 152 तथा 225
को भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो, समान शेषफल प्राप्त हो। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे वो कह रहा है ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इसे भाग दें तो इसे भाग दें तो इसे भाग दें, तो शेषफल क्या आना चाहिए, हमेशा बराबर आना चाहिए। तो जब भी ये क्वेश्चन होगा तो हमेशा आपको डिफरेंस करना होगा। इनका आप डिफरेंस करो यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा ये, यहाँ पे डिफरेंस करो तो आपका सीधे सीधे यहाँ से देखो कितना आ रहा है 3, और यहाँ पे बचा आपका 5 में से 2 गया 3 बचा, और इधर 12 में से ये गया तो ये बचा 73। तो सीधे सीधे आपको यहाँ से ये चीज़ देखनी है कि डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ से ये 1 सेकंड यहाँ पे आपका होगा 227, तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा 75 बचेगा। तो यहाँ से देखो ये 75, ये भी 75, ये 75 है, ये भी 75 है, यहाँ पे डिफरेंस 0 हो जा रहा है। तो आंसर यही होगा हमारा, इससे इसे भाग दोगे 2 बचेगा, इसे भाग दोगे 2 बचेगा, इसे भाग दोगे 2 बचेगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 75। तो जब भी समान शेषफल वाले क्वेश्चन होंगे तो हम इसी तरीके से उन क्वेश्चंस को बनाएंगे। आगे चलिए देखते हैं और क्वेश्चन को। हमसे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 95, 147 और 173 में भाग देने से समान शेषफल प्राप्त हो। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले डिफरेंस लेना है। जब भी समान शेषफल वाला आएगा क्वेश्चन तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंस लेना होगा। तो हमें यहाँ से डिफरेंस लेना, 7 में से 5 गया 2 बचा, और इधर 14 है, इधर 9 है, तो बचा आपका 2, 5 बचा। यहाँ से घटाओगे 13 में से 7 गया 6 बचा, और 6 में से 4 गया 2 बचा। तो अब आप देखो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 26 आ रहा है, 26 आ रहा है। तो 26 आपका ऑप्शन के अंदर है, देखो ध्यान से, 26 आपका ऑप्शन के अंदर है कि 26 से छोटा कोई है नहीं, तो 26 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 26 हमारा आंसर हो गया। 26 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इनमें से किसी को भाग दोगे तो हर जगह शेषफल क्या आएगा, बराबर आएगा। हर जगह शेषफल क्या आएगा, बराबर आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको इन पे अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68, 82, 96 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। तो यहाँ भी वही बात आ रही है समान शेषफल की। तो आपको बस डिफरेंस लेना है। तो यहाँ से आप डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे 4 और 1 बचेगा। यहाँ से डिफरेंस लोगे तो 4 और 1 बचेगा, 14 बचा है। इनका है ही नहीं, तो ऑप्शन में देखो आपका 14 है। तो 14 एक ऐसी संख्या है, इन संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा 14। 14 एक ऐसी संख्या है जो इनको भाग करने पे हर जगह शेषफल समान देगी। तो उम्मीद करता हूं समान शेषफल वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे कि इनको हमें किस तरीके से बनाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचेगा। अभी तक देखो समान शेष बच रहा था, अब हमारा शेष बच रहा है 6 और 5। तो जब भी शेष बचे तो सबसे पहले शेष को घटा दो, आप हटा दो, नहीं तो ये दिक्कत करेगा। यहाँ से घटाओगे तो यहाँ बचेगा 2, 3, 0 और 2। यहाँ से घटाओगे तो बचेगा 1, 5, 6 और 1। अब हमारी ये संख्याएं क्या होंगी, उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूरा पूरा कट जाएंगी। तो अब हमारे लिए इनके फैक्टर करना आसान होगा। जो जितना बच रहा था उतना हमने पहले ही घटा दिया। तो अब आपको करना क्या है, इसमें से इसको घटा दो। 1 बचा, 13 में से 5 गया, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ 9 में से 6 गया तो 3 बचा। 381 हमारा क्या आया, 381। या तो 381 होगा आंसर या 381 का कोई फैक्टर होगा। तो 381 तो ऑप्शन में है नहीं। तो आप ध्यान से देखो, तो इसके अगर फैक्टर कर रहे हो आप तो 3 एकम, 3 दूनी, 3 सत्ते।
तो 127 आपका ऑप्शन में है। इसका मतलब इन संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 127 इन संख्याओं का एचसीएफ है। तो देखो क्वेश्चन का तरीका आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा कह रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका जो परीक्षा में आएगा उसके साथ 4 ऑप्शन होंगे ही होंगे। तो आप अपने क्वेश्चन को बनाइए और थोड़ी सी ऑप्शन से मदद लेके अपने आंसर को बना लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे डिफरेंस आया था 381, अब 381 ऑप्शन में नहीं है तो 381 के फैक्टर करो तो 3 गुणा 127। अब 3 गुणा 127 तो 127 आपका ऑप्शन में है, तो 127 आपका इन संख्याओं का एचसीएफ होगा। मतलब 127 एक ऐसी संख्या है जिससे अगर 1657 को भाग दोगे तो 6 बचेगा और 2037 को भाग दोगे तो 5 शेषफल बचेगा। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं इसी टाइप का। देखिए हमसे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जैसे 989 और 1327 से भाग होने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 बचता है। 5 और 7, तो यहां पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो शेषफल पहले ही घटा दो। 5 घटा दो यहां से आप कितना घटा दो 7, तो यहां 0 2 3 1 बचा, यहां 4 8 और 9 बचा। अब आप इनका डिफरेंस ले लो, 10 में से 4 गया 6 बचा, और आपका 11 में से 8 गया 3 बचा, और 12 में से 9 गया तो 3 बचा। 336, या तो 336 होगा या 336 का कोई फैक्टर होगा। तो आपका यहाँ पे 24 35 15 और 20, तो ये है 35 और 15 तो आपका आंसर होगा नहीं, 20 भी आपका आंसर नहीं होगा। आंसर होगा आपका क्या 24 यहाँ से इसको काट रहा है, इसके फैक्टर अगर आप करोगे तो 3 एकम 3 ऐसे करोगे, 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6। फिर देखो क्या ये 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 गुणा 8 एकम ये कर लिया, 8 चौक 32, इसका मतलब कट रहा है ये। यहाँ से देखो आपका आंसर कितना आ गया 24। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है 24। एचसीएफ कितना है यहाँ पे 24 है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये आपको सही से समझ में आ रहा होगा और इसका आप लाभ अपने एग्जाम में ले सकते हो। जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये तरीका बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे 336 डिफरेंस आया तो 336 ऑप्शन में नहीं है, तो आपने क्या करना था 336 के फैक्टर करने थे। अब 336 के जब हमने फैक्टर करे तो 24 गुणा 14 आ रहा है, 24 आपका ऑप्शन में। इसका मतलब इन संख्याओं का एचसीएफ 24 है। 24 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भाग देगी तो शेषफल 5 बचेगा, इसको भाग देगी तो शेषफल 7 बचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपने लोग। कह रहे हैं एक माली के पास 44 सेब के 66 केले के और 110 जो हैं वो आम के पेड़ हैं। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान हो, तो ऐसी कम से कम पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसी कम से कम पंक्तियों की संख्या निकालनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा वो क्वेश्चन आपका एचसीएफ का ही होगा, एचसीएफ से ही करना है। तो आपको कह रहा है कि समान पंक्तियों में बनाना है, तो समान पंक्तियां मतलब कैसे बनेगी, पौधों की संख्या क्या है समान है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है समान है। तो आपके पास 44 है सेब के, 66 है केले के और 110 है आम के। तो सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालो। यहाँ पे कितना बचेगा 22 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 4 और 4 44। तो एचसीएफ देखो ध्यान से कितना आ रहा है, इसी फैक्टर के अंदर है और ये वाला फैक्टर हमारा सभी को काट रहा है। तो 22 यहाँ पे क्या है एचसीएफ है। अगर केवल एचसीएफ पूछा जाता, अधिकतम पूछा जाता तो आपका आंसर होता 22, लेकिन आपसे पूछा है पंक्तियों की संख्या। तो 44/2 करो 22 करोगे तो 2 मिलेगा, 66/22 करोगे 3 मिलेगा और 110/22 करोगे तो 5 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे इनको जोड़ोगे तो कितनी पंक्तियां बनेंगी हैं 10। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कितनी पंक्तियां बनेंगी 10। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 मैदानों का क्षेत्रफल क्रमशः 288 मीटर स्क्वायर, 408 मीटर स्क्वायर और 552 मीटर स्क्वायर
है बराबर आकार के कम से कम आयताकार खंड मैदान में बनाए जाते हैं। यदि प्रत्येक खंड की चौड़ाई 4 मीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमारे लिए यहां से दिया है। तो यहां से आप अच्छे से देखो, हमें एचसीएफ निकालना है पहले, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओ आप कि 3 मैदानों का क्षेत्रफल क्रमशः 288, 408 मीटर स्क्वायर और 552 मीटर स्क्वायर है। बराबर आकार के कम से कम आयताकार खंड मैदान में बनाए जाते हैं। बराबर आकार के बनाए, यदि प्रत्येक खंड की चौड़ाई 4 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो इनका डिफरेंस ले लो, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो तो 4, और यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। तो छोटा वाले फैक्टर में ही हमारा आंसर छुपा होगा, छोटे वाले फैक्टर में हमारा आंसर छुपा होगा। यहाँ से देखो ध्यान से कि इसके लिए अगर हम तोड़ रहे हैं तो तोड़ रहे हैं 24 पंजे, 5 को हमें अलग करना था, 5 को हमने अलग कर लिया। तो यहाँ से आप ये चीज़ देखोगे, ये 24 से कट रहा है सारे नंबर, क्योंकि यहाँ से 8, ये 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, ये 8 से नहीं कट रहा है, मतलब 4 से कट रहा है, 8 से कटेगा, कट रहा है। तो इसका मतलब 24 आपका क्या है, यहाँ से इनका जो बराबर आकार है वो है, हमने एक निकाल ली आयताकार। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब ये हो गया 24। अब इसमें हमारे लिए चौड़ाई जो दी है वो 4 दी है, 4 बराबर में 24, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, हमसे ये कह रहा था कि 3 मैदानों का क्षेत्रफल हमको दिया था, ये हमसे कह रहा है कि बराबर आकार के कम से कम आयताकार खंड मैदान में बनाए जाते हैं। कितने बनेंगे, 24। यदि प्रत्येक खंड की चौड़ाई 4 मीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो एक खंड जो है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 24 है, अब इसकी चौड़ाई कितनी है, 4, तो लंबाई कितनी होगी, 6। तो कुछ होता नहीं क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आपको उसकी जो नस है वो पकड़ में आ जाएगी कि क्वेश्चन को हमें किस तरीके से बनाना है। तो आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, समझना है, इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन करते हैं अपने लोग। आइए देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3 अभाज्य संख्याओं में पहली 2 का गुणनफल 91 है। तो आप प्राइम नंबर जानते ही हो, तो 3 नंबर होंगे, उनमें से पहली 2 का जो प्रोडक्ट दिया है वो 91 दिया है, ये दिया है, तथा अंतिम दो सेकंड और थर्ड का हमारे लिए जो दिया है वो दिया है 201। तो हमसे ये कह रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या क्या होगी, ये चीज हमारे लिए यहां से ज्ञात करनी है। तो आप खुद सोचो, इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा, तो आप खुद सोचो, सेकंड कॉमन आएगी, थर्ड माइनस फर्स्ट हो जाएगी, तो वही हमारा क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। तो यहां से इसमें से इसे घटाएंगे तो 0, 110 बचेगा, 110 ये बचा, तो 110 यहां से बच रहा है। अब 110 जो बचा है, ये हमारे लिए यहां से साफ साफ दिख रहा है कि 110 की जो वैल्यू है वो क्या है, सेकंड और थर्ड माइनस फर्स्ट। तो इसके ऐसे फैक्टर कर लो कि यहां से ये चीज तो हमारी कॉमन आ रही है, नंबर ये प्राइम होगा क्योंकि तीनों प्राइम की बात कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणा 10 बराबर में सेकंड। ये चीज मैं पूरा प्रॉपर समझा रहा हूं आपके लिए। तो यहां पे सेकंड की वैल्यू कितनी आ गई, 11, क्योंकि तीनों नंबर कैसे हैं, प्राइम हैं, तीनों नंबर कैसे हैं, अभाज्य हैं। तो यहां पे हमारे लिए जो डिफरेंस आया 110, इसको ऐसे ब्रेक करना था कि ये एक प्राइम नंबर में ब्रेक हो जाए। तो 11 आपका कैसा नंबर है, प्राइम है। तो यहां पे जब तुलना करोगे तो सेकंड नंबर आपको मिल जाएगा 11। तो जैसे ही सेकंड मिला, हमसे तो तीसरी पूछी है, तो आप सीधे सीधे इसको 11 से भाग कर दो। तो देखो 11 एकम 11, इधर बचा 9, 11 99। तो तीसरी जो संख्या है, थर्ड नंबर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 19। और अगर हमसे फर्स्ट पूछता तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। तो हमारा यहां से सीधे सीधे नंबर आ गया, कौन सा, ये।
तो हमने इससे डिवाइड कर दिया तो हमारे लिए सीधे सीधे पता चल गया कि कौन सा नंबर हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हमारा नंबर कौन सा है 19, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 19 है। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे। तो देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपके लिए। हमसे ये कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं में पहली 2 का गुणनफल, फर्स्ट और सेकंड का जो गुणनफल है वो इतना है, अंतिम दो का हमारे लिए इतना दिया है, तो तीसरी संख्या बताइए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो अभी बताया, डिफरेंस ले लो, इसमें से इसे घटाओ, 0 0 1 और 6। अब इसे इस प्रकार से तोड़ना है कि वो ब्रेक हो किसमें, प्राइम में। तो आप देखो यहाँ से 61 गुणा 100, तो 61 आपका कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। आप अच्छे से समझ रहे हो, 61 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपने यहाँ से 61 निकाली है, ये सेकंड नंबर है, और इससे आपको इसे डिवाइड करना है 61 से। तो ये 1 बार गया, फिर ये 8 बचा, इधर 1 बचा, इधर 9। तो आप देख रहे हो ये कितनी बार चला जाएगा आपका 61 से। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं इसके लिए 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 छक 18, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, यहाँ बचा 6 और ये 61, तो 131। तो तीसरा नंबर क्या आ गया आपका 131। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको सही मेथड बताने की। आप इन क्वेश्चंस को जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ये आपके और अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 165 है तो लासा और मासा के बीच अंतर ज्ञात करो। लासा और मासा के बीच अंतर ज्ञात करो। यदि किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ, यहां से दिया है देखो, प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर इक्वल टू दिया है हमारे लिए 165, तो हमें लासा और मासा के बीच अंतर ज्ञात करना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपको केवल और केवल इस क्वेश्चन में बेवकूफ़ बनाया। अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ को सही से नहीं पढ़ा है या सही से नहीं पढ़ रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी। और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मतलब एलसीएम और एचसीएफ को सही से पढ़ रहे हैं तो वो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। आप देखो मैंने बताया था प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखना मैंने आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है, अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनकी प्रोडक्ट होता है, और जो उनका एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, वन होता है। उनका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा वन होता है। तो ध्यान रखना एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के। ये हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए। हमेशा अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एंड जो दूसरी बात है कि एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स ऑलवेज 1। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो एलसीएम होगा अभाज्य संख्याओं का वो हमेशा क्या होगा, उनके गुणनफल के बराबर होगा, और जो उनका एचसीएफ होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये बात आप आज से कंठस्थ कर लो। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका गुणनफल हमको 165 दिया है, तो इनके एलसीएम और एचसीएफ का हमको अंतर बताना है। तो आप खुद सोचो, यही तो इनका एलसीएम होगा
और इनका एचसीएफ किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इनका अंतर कितना आया, 164 आया या नहीं आया। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया या नहीं हो गया, बताओ। तो आपको केवल और केवल बेवकूफ बना दिया, नहीं बना दिया क्वेश्चन में। अगर आपको ये चीज नहीं पता है, ये नॉलेज नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन में भी फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर कि वो ऐसे ही सडनली कुछ ना कुछ पूछ लेगा, ऐसा पूछ लेगा कि जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आप सतर्क होकर नहीं पढ़े। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने इस चीज को सही से पढ़ा है, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो वो हमेशा हमेशा सही होगा या नहीं होगा। वो 3 की जगह 5 कर दे, 10 कर दे, 20 कर दे, 50 कर दे, उससे क्या लेना देना है। आपको सीधे सीधे पता है कि एलसीएम इक्वल टू होगा प्रोडक्ट के बराबर, और जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। बस 165 में से 1 घटा के 164 आंसर मारना था, इसमें क्या दिक्कत है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स is 2:3 and their LCM is 54, तो find the sum of two numbers। कोई दिक्कत नहीं, देखो हम लोग अभी सही तरीके से पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि यहाँ से ये जो चीज़ बनी होगी, देखो मैं यहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताने की अब बात करूँगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको, उसके बाद आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आएंगी। यहाँ से देखो ध्यान से, कोई भी 2 नंबर ले लो आप। अभी इस क्वेश्चन को हम रोक रहे हैं, हम बता रहे हैं। जैसे कोई भी 2 नंबर ले लो आप, जैसे आपने 24 मान लो, आपने यहाँ से 20 और 25 2 संख्याएं ले ली। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनका मुझे अनुपात बनाओ, तो आप क्या कहोगे यहाँ से अनुपात बनाने के लिए? आप यहाँ से अनुपात बना दोगे सीधे सीधे, क्या निकाल के, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के। क्लियर है। मैं आपसे ये बात यहाँ से पूछ रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से इनका एलसीएम पूछूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इनका एलसीएम आपसे पूछूं तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। आपको पता है इन दोनों में कॉमन क्या है, 5, तो 5 कॉमन आ गया, इधर 4 रह गया, इधर 5 रह गया। 4 और 5 को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनकी मल्टीप्लाई, तो 20 और आ जाएगा। तो 20 पंजे 100, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 100। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ पूछूं तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इनका, आप कहोगे सर 5। ठीक है, आपने एचसीएफ निकाला, 5 आ गया। अब आप खुद सोचो, 5 आप जब इसमें से निकाल रहे हो तो यहाँ पे बच रहा है 4 और यहाँ अदर फैक्टर बच रहा है 5। ठीक है, तो ये दोनों अनुपात में आ जाएंगे, ये दोनों किस में आ जाएंगे, अनुपात में। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अदर फैक्टर। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अदर फैक्टर। अदर फैक्टर है। अब आप खुद सोचो, जो नंबर हमने इधर से हटाया वही नंबर हमने इधर से हटाया, जो बड़े से बड़ा नंबर इधर से हटाया वही बड़े से बड़ा नंबर इधर से हटाया हमने, तभी तो ये संख्या रिलेशन में आई। तो ये वाला 4 जो है वो 20 का फैक्टर है और 5 जो है वो 25 का फैक्टर है। जो इन दोनों के अंदर कॉमन था वो हमने निकाल लिया, कॉमन क्या था, 5, वो हमने निकाल लिया, जिसे हम बोल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, अदर फैक्टर। और अदर फैक्टर हमेशा किस में होंगे, आपके को प्राइम में। हमेशा किस में होंगे, को प्राइम नंबर, हमेशा को प्राइम होंगे। तो अब यहां से एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात अच्छे से समझ में आती होगी। आपने ये पढ़ा होगा कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये लाइन हर किसी ने पढ़ी होगी। आप देख लो, 20 और 25 की अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना होगा, यहां से 500 होगा या नहीं होगा, यहां देखो। और इनके एलसीएम की देखो, यहां पे 20 रखना है मुझे और यहां पे कितना रखना है, 25 बराबर। यहां से आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं पहले वो समझ लो आप। तो एलसीएम कितना है आपका इसका, 100, और एचसीएफ कितना है, 5। इधर भी देखो आपका कितना आ रहा है, 500, और इधर भी कितना आ रहा है, 500। इसका मतलब ये जो लाइन आप पढ़ते आ रहे हो ये तो बिल्कुल सत्य हो गई, सत्य हो गई कि 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहीं पे अगर संख्याएं 3 देता, 4 देता, 5 देता, तब कैसे करते हैं आप, तो इस तरीके से फंस जाते हैं आप। तो यहां पे ये वेरीफाई हो गया। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मैं यहां से बता रहा हूं आपके लिए, कि जो एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ है तो इसकी पावर होगी 1। अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ है
तो इसकी पावर होगी 1। अगर यही संख्याएं हमारी 3 हो जाएं, यही संख्याएं हमारी 3 हो जाएं, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ की पावर 2। अगर यही संख्याएं हमारी 4 हो जाएं, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ की पावर 3। तो ऐसी जितनी होंगी उनका आप निकाल सकते हो। एक तो चीज़ आपको ये याद रखनी है हमेशा। दूसरा, आपको इसी से कॉन्सेप्ट क्या निकालना है, इसी से कॉन्सेप्ट क्या निकालना है वो चीज़ आप देखो ध्यान से, आप अच्छे से समझदार हो। देखो, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, ध्यान से देना, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम अगर मुझे निकालना है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका एचसीएफ दिया है, तो मैं एलसीएम कैसे निकालूंगा? मैं एलसीएम ऐसे निकालूंगा कि एचसीएफ गुणा प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर। आप खुद सोचो, एलसीएम निकालना है मुझे, अदर फैक्टर कितने दिए? 4 और 5, तो 4 और 5 की गुणा करो 20, और 20 की गुणा कर दो 5 से, तो सीधे सीधे 100 हो गया, नहीं हो गया, एलसीएम आ गया। एक लाइन तो आपको ये याद रखनी है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अभी। इस पे क्वेश्चंस आप देखना कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी चीज पे बनेंगे। अगर मुझे यहां से मान लो एचसीएफ निकालना है, मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, तो मैं यहां से करूंगा एलसीएम अपॉन प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर। ध्यान रखना हमेशा, तो हमेशा जब भी एलसीएम निकालोगे, मतलब एचसीएफ निकालोगे, तो जो भी एलसीएम दिया गया होगा उसको आप डिवाइड कर देना प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर से, तो आपको क्या मिल जाएगा? संख्याओं का एचसीएफ मिल जाएगा। तीसरी चीज आप क्या निकाल सकते हो? तीसरी चीज यहां से ये निकाल सकते हो कि जो प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर है, यहां से ये लिख सकते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप सीधे सीधे ऐसे निकाल सकते हो, एलसीएम हमेशा डिवाइड होगा किससे? एचसीएफ से। एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से डिवाइड होता है कंप्लीट, ये ध्यान रखना। जैसे कि यहां देख लो, दो संख्याओं का एलसीएम है 100 और उनका एचसीएफ है 5, तो 100 हमेशा 5 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? हमेशा जाएगा। तो यहां पे आपको ये बात भी याद रखनी है कि दो संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके, दो संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से डिवाइड होता है। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है, ये तीनों बातें याद रखनी है आपके लिए। अब इन बातों का इस क्वेश्चन में इस्तेमाल कैसे है और आगे आने वाले क्वेश्चंस में इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ये बात आपको अच्छे से समझनी है। तो जैसा हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 दिया है और उनका एलसीएम दिया है 54, तो संख्याओं का योग बताओ। तो आप खुद सोचो, ये दो संख्याएं हैं, ये अदर फैक्टर होंगे नहीं होंगे? अदर फैक्टर हमेशा कोप्राइम में होते हैं, तो अदर फैक्टर ये हैं, तो इनकी गुणा करो, गुणा करो, और आप क्या करो, इससे भाग कर दो। देखो ध्यान से, एचसीएफ कब मिलेगा? जब एलसीएम को डिवाइड करोगे प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर से, तो 6 नेम 54, तो सीधे सीधे आपका एचसीएफ कितना आ गया? ये क्या है? 9। एचसीएफ है नहीं है, तो आपने यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो दोनों जगह से हटाया होगा, यहां से और यहां से, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, या ऐसे करो, 2 9 कॉमन ले लो, 2 और 3 5, 9 पंजे 45, तो यहां से सीधे सीधे हमारी संख्याओं का जो योग है वो कितना आएगा? 45। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे रोकूंगा, आप अच्छे से इस सेशन को देखना। जब आप अगले सेशन में मुझसे मिलोगे तब तक आपके लिए ये चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हम इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप ये चीज नहीं समझ के आओगे, नहीं समझोगे, तो आपको अच्छे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ के आओगे, ठीक है, क्योंकि अगर इन्हें नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे रोकता हूं, मिलेंगे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।